एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग लेके आए हैं प्लानिंग इन इंडिया। आप देखोगे कि यूपीएससी या बीपीएससी अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में आपको 5 ईयर प्लान से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं नीति आयोग वर्सेज प्लानिंग कमीशन। मतलब क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन, एग्जिस्टिंग प्लानिंग कमीशन थी, उसको हटाकर एक नया बनाया गया नीति आयोग। और आज हम पहले इसमें दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें अपने 5 ईयर्स प्लान्स जो हमारे पहले हुआ करते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं पहले प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोग भी जानते हैं कि इंडिया रशियन मॉडल से काफी हद तक प्रभावित हुआ करता था। तो रसिया फर्स्ट कंट्री थी जो 5 ईयर प्लान पहली बार एडॉप्ट की थी। यानी ये क्वेश्चन आपको पीटी के लिए भी रहता है ये हमेशा, कि रसिया जो थी, जिसको हम लोग पहले कहते थे यूनियन सोवियत, ये फर्स्ट थी जो एडॉप्ट की थी 1928 में, ये 5 ईयर प्लान्स को एडॉप्ट की थी। तो ये क्या था? 5 ईयर प्लान्स का मतलब क्या था कि देश डिसाइड करती थी कि हमें कौन कौन से काम करने हैं अगले 5 सालों में, और 5 सालों में उन कामों को वो खत्म करती थी जो उस देश के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते थे। ये हम लोग भी देखेंगे अपने प्लानिंग कमीशन को, जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार प्लानिंग कमीशन में योजनाओं को, बहुत सारे स्कीम्स को लाया जाता था और उसको 5 साल में खत्म करने की एक टारगेट दी जाती थी और 5 साल में उसे खत्म करने की कोशिश की जाती थी। तो रसिया मॉडल से हम लोग काफी हद तक प्रभावित थे। इसलिए रसिया में चूंकि 1928 में ही 5 ईयर प्लान्स को एडॉप्ट कर लिया गया था, तो जब हम लोग अपने इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने भी 5 ईयर प्लान्स को एडॉप्ट किया, और उसके लिए हम लोग 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बना। तो आज हम लोग प्लानिंग कमीशन नहीं पढ़ाएंगे, आज हम लोग पढ़ाएंगे नीति आयोग वर्सेज प्लानिंग कमीशन की कहां कहां पर दोनों में डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन जो थी वो योजनाओं को लेती थी और उसके लिए राज्यों को फंड एलोकेट करती थी, वो उसके पास पावर था। बट नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो नीति आयोग के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। नीति आयोग केवल गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक है, मतलब उनको सोचने के लिए, एडवाइज करने के लिए एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए एडवाइस कर सकती है। डिफरेंसेज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझे नीति आयोग। नीति आयोग को अगर हम लोग फुल फॉर्म में कहें तो ये कहलाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में अगर हम लोग डिफरेंस समझना शुरू करें तो वो इस प्रकार से होंगे। डिफरेंसेज की बात करें तो पहला डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, इसमें डिफरेंस करेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जो एडॉप्ट किया गया या इसको जो बनाया गया तो कब बनाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था 1950 में आर्टिकल 39 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्क्राइब करता है, उसके बेसिस पर बनाया गया था। आर्टिकल 39 कहता है हमारा कि आपको सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार को काम करनी चाहिए। तो इसी आर्टिकल के आधार पर प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जो आपका एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया था 1946 में। एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड एक कमिटी गठित की गई थी 1946 में, जिसके रिकमेंडेशन पर प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में हुआ। अगर ये रहा प्लानिंग कमीशन का। और अगर हम बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 था। यानी कि 2015 के पहले तक प्लानिंग कमीशन काम करता रहा, और 1 जनवरी 2015 में जब नीति आयोग का गठन हो गया, जो गवर्नमेंट के एक रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया था, तो गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन के द्वारा नीति आयोग को अडॉप्ट कर लिया गया, तो प्लानिंग कमीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो गई।
दूसरा जो हम लोग डिफरेंस करेंगे वो करेंगे कॉम्पोजिशन से, कि किस प्रकार का कॉम्पोजिशन दोनों में है, कि कैसे उसके ऑफिस का गठन होता है। जैसे बात करें अगर हम प्लानिंग कमीशन का, तो प्लानिंग कमीशन में जो आपके एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होते थे वो होते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो चेयरमैन की भूमिका में रहते थे और वो सभी मीटिंग को वो प्रिसाइड करते थे। जो दूसरा पद था इसमें वो था डिप्टी चेयरमैन का। दूसरा जो पद था प्लानिंग कमीशन का वो था डिप्टी चेयरमैन का। और आपको ये अच्छा जानकर लगेगा कि डिप्टी चेयरमैन को एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का रैंक प्राप्त था। कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के वो इक्विवेलेंट हुआ करते थे। जो डिप्टी चेयरमैन हुआ करते थे वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होल्ड करते थे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी डिप्टी चेयरमैन की कि वो 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करे और उसे कैबिनेट को सुपुर्द करे ताकि कैबिनेट उस पर अपने डिसीजंस ले सके। उसके बाद जो होता था वो होता था एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स जो फाइनेंस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर दोनों हुआ करते थे। यानी इसमें जो था वो था आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो और प्लानिंग मिनिस्टर जो हुआ करते थे वो इसके मेंबर होते थे, एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। फुल टाइम मेंबर्स थे। फिर इसमें फुल टाइम मेंबर्स थे जो 4 से 7 की संख्या में होते थे। 4 से 7 की संख्या में होते थे और ये वो व्यक्ति होते थे जो विभिन्न फील्ड में एक्सपर्ट्स माने जाते थे। मींस जैसे आपके पास मान लो स्पोर्ट है या मान लो एग्रीकल्चर है, ये जो भी अलग अलग क्षेत्र थे उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट थे उससे 4 से 7 की संख्या में होती थी। वो एक्सपर्ट इसके फुल टाइम मेंबर होते थे। और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो मेंबर होते थे ये स्टेट मिनिस्टर का रैंक होल्ड करते थे। मींस यहां पे जो भी मेंबर जो एक्सपर्ट काम करते थे उनका जो रैंकिंग था वो स्टेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट था। तो ये जो था आपका कंपोजिशन ये था आपका प्लानिंग कमीशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसको कि नीति आयोग में क्या क्या चेंज हुआ। नीति आयोग में बात करें तो यहां भी सेम जैसे यहां पे चेयरमैन थे वैसे यहां भी चेयरमैन होंगे। चेयरमैन जो होंगे या चेयरपर्सन जो होंगे वो होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होंगे जो लगभग यहां और यहां सेम मिलेगा आपको। उसके बाद यहां पर आएंगे सेकंड पोजीशन पर वाइस चेयरमैन या वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए हो। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक कैबिनेट रैंक के सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अफसर को यह पद दिया जाता है। तो ये जो पद था ये था टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। जो आज के डेट में अगर हम करेंट सिनारियो की बात करें तो आज के डेट में ये पद होल्ड जो करने वाले व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार। ये आपको पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि वाइस चेयरमैन कौन है, याद रखना है आपको डॉक्टर राजीव कुमार। जो इसके बाद का जो टर्म बना वो बना गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल जो था ये जो टर्म है गवर्निंग काउंसिल जो चलाएगा पूरे नीति आयोग को, उसके जो मेंबर होते हैं वो ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। जितने भी स्टेट हैं उसके चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। जो यूनियन टेरिटरीज है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर या सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ये होंगे आपके गवर्निंग काउंसिल। अंतर आपको समझ में आना यही से शुरू हो जाएगा कि आप देखो इसको देखो और इसको देखो। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करते तो इसमें स्टेट के मिनिस्टरों को चीफ मिनिस्टरों का कोई रोल नहीं था प्लानिंग कमीशन में, जबकि नीति आयोग में चीफ मिनिस्टरों को या
आपके यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नरों को स्थान दिया गया, जो सही मायने में फेडरल सिस्टम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है कि हम लोग फेडरलिज्म को अपनाए हैं, तो ये दिखाता है कि हम लोग किस प्रकार फेडरल हैं। जबकि इस सिस्टम में देखोगे तो आपको यहां पर फेडरलिज्म का कोई एग्जाम्पल नहीं दिखेगा। यहां पर एक कंप्लीट कैबिनेट का ही, यानी दिल्ली में बैठे हुए लोग, कुछ लोगों के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था कि पूरे देश में क्या होगा। यानी दिल्ली में एक कमरे में बैठकर वो फैसला कर रहे हैं कि बिहार के एग्रीकल्चर को लेके, या मिजोरम के एग्रीकल्चर को लेके, या नागालैंड के एग्रीकल्चर को लेके क्या स्थिति होगी, या उसके लिए हम क्या प्लान लाएं। जबकि यहां पर हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को मौका मिल रहा है कि आप अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बन के आइए और अपने स्टेट के सही स्थिति को बताइए। दो दिखाता है कि यह सही मायने में फेडरलिज्म को अपनाया गया है। जो उसके बाद होते हैं वो होते हैं रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल क्या है कि अब मान लो कि स्टेट को भी छोटा किया गया, कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे रीजन्स जहां पर कुछ अलग टाइप की समस्या है, वैसे रीजन्स, स्टेट के अंदर के वैसे रीजन जहां पे एक अलग तरह की समस्या, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट में पहाड़ है, या कोई स्टेट में मान लीजिए कि बाढ़ खूब आता है, या मान लीजिए किसी स्टेट में किसी पोर्शन में सूखा खूब पड़ता है, तो स्पेसिफिक रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रीजनल काउंसिल बना, जो उस रीजन के, यानी उस रीजन से रिलेटेड स्टेट के सीएम उसको एड्रेस करते हैं। यानी कि स्पेसिफिक रीजन के ऑफ स्टेट के सीएम जो होंगे वो इसके मेंबर होंगे, और उन्हें अपनी बातों को रखने का यहां मौका मिलता है। तो ये एक तरीके से हुआ कि पूरी तरह से हम लोग ग्रास रूट लेवल पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कहां कहां क्या समस्या है, ताकि उस हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग को कर सके। उसके बाद जो होता है वो होता है एडहॉक मेंबर्स। एडहॉक मेंबर्स जो होते हैं, एडहॉक मेंबर जो होंगे उसमें दो मेंबर हो सकते हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जुड़े हों। वैसे दो मेंबर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हों, वैसे दो लोगों को एडहॉक मेंबरशिप मिलती है। उसके बाद जो है वो है एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप। ये जो है ये मैक्सिमम 4 हो सकता है, जो कैबिनेट रैंक के 4 मिनिस्टर्स को जगह मिलती है। यानी यहां पे जो आपके आएंगे वो आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, मैक्सिमम जिनकी संख्या 4 होगी। ये आप अंतर देखो कि कैबिनेट के मिनिस्टर्स की संख्या को लिमिटेड किया गया है और राज्यों को यहां पर अनलिमिटेड रखा गया है, कि राज्यों को अधिक से अधिक संख्या में लाया जाए ताकि वो सही जानकारी दे सकें, और दिल्ली में बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या को लिमिटेड किया गया। उसके बाद होंगे आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये अपॉइंट किए जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद। ध्यान देना है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आता है, और इसका टेन्यूर भी पीएम के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, जो सेक्रेटरी के रैंक के आईएएस ऑफिसर होते हैं। जो आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे डॉक्टर अमिताभ कांत। ऑब्जेक्टिव में आपको यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सीईओ का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो पीएम करेंगे। टेन्योर क्या होगा, तो पीएम के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। आज के डेट में कौन है, तो डॉक्टर अमिताभ कांत हैं। तो ये जो था ये था। इसके अलावा एक और सेक्शन इसमें रखा जाता है, वो है स्पेशल इनवाइटीज का। स्पेशल इनवाइटीज का वो होते हैं कौन, वो होते हैं डिफरेंट क्षेत्र से जो आपके एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उनको यहां पर इनवाइट किया जाता है। तो ये डिफरेंस रहा आपका नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में कंपोजिशन के आधार पर, कि कंपोजिशन किस प्रकार से प्लानिंग कमीशन का था और किस प्रकार से नीति आयोग का है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, वो है उसके काम करने के तरीके पर। जैसे हम लोग जानते थे कि ये जो था ये बनाती थी 5 ईयर प्लान्स।
यानी कि इनके प्लान्स जो होते थे वो 5 साल में पूरे करने होते थे। अब नीति आयोग के द्वारा जो बनाया जाता है प्लान, वो 3 तरह का होता है। एक होता है 3 ईयर एजेंडा, यानी वैसे काम जो 3 साल में हो जाए तो वो उसको रखा गया 3 ईयर एजेंडा में। फिर इसके बाद आया 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी। और नेक्स्ट जो है वो है 15 ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट। तो अंतर देखिए यहीं पर समझ में आएगा कि प्लानिंग कमीशन का कहना था कि हम हर काम को 5 साल में खत्म करेंगे। नीति आयोग ने उसे 3 पार्ट में बांटा कि 3 साल का हो सकता है, 7 साल का हो सकता है या 15 साल का हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब प्लानिंग कमीशन जब प्लान बना रही है, अब मान लीजिए कोई काम 2 साल में ही पूरा हो जाना था, लेकिन चूंकि प्लानिंग कमीशन है वो तो बनाएगी 5 साल का, तो 2 साल के काम को वो खींच के ले जाएगी 5 साल तक। या वैसा कोई काम जो 5 साल में पूरा नहीं हो सकता है, फिर भी कहेगी कि नहीं इसको हम 5 साल में ही करेंगे। तो वो ये जो है एक इंग्लिश में कहावत है कि वन साइज फिट ऑल, कि मतलब एक ही साइज से हम सबको नाप रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता है किसी काम को करने का। मतलब काम जो हो सकता है वो हो सकता है मेरा 1 साल में ही खत्म हो जाए, लेकिन चूंकि हम प्लानिंग कमीशन है, हम 5 साल में खत्म करेंगे, मेरा प्लान ही 5 साल का बनेगा, तो हम उसको 5 साल तक ले जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो देश का रिसोर्स है, हम उस रिसोर्स को एक्स्ट्रा खर्च किए जा रहे हैं। या जो काम 5 साल में कभी नहीं होने वाला है उसको भी हमने डाल दिया 5 ईयर प्लान में, अब हम कह रहे हैं इसको हम 5 साल में खत्म करेंगे ही करेंगे। तो ये एक तरीके का जबरदस्ती का डेवलपमेंट था कि नहीं हमको ये काम इतने दिनों में ही करना है, जबकि काम को देख के हमें दिन डिसाइड करने चाहिए थे कि हम ये काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में, कि प्लानिंग कमीशन हर काम को 5 साल में खत्म करना चाहती थी और नीति आयोग जो है वो काम के हिसाब से दिन जोड़ती है कि हमें कितने दिनों में से खत्म हो पाएगा। तो ये एक डिफरेंस था। अगर अब हम डिफरेंसेस की बात करें तो अगर प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो ये एक तरीके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। ये अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जबकि अगर हम नीति आयोग की बात करें तो ये सिंपली एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती है, इसके अलावा नीति आयोग के पास कोई पावर नहीं है। दूसरा अगर डिफरेंस की बात करें तो इसके जो एक्सपर्ट थे प्लानिंग कमीशन के, जो अभी हमने देखा कंपोजिशन में ही, तो इसके जो एक्सपर्ट थे वो लिमिटेड थे, माने उनकी संख्या 4 से 7 पर लिमिट कर दी गई थी। लिमिटेड एक्सपर्टीज यहां पर थे। जबकि हमने देखा नीति आयोग में जो एक्सपर्ट्स लास्ट में आए थे, हमारे जो स्पेशल इनवाइटीज थे, उसके संख्या को लिमिटेड नहीं किया गया था। यानी इसमें आपके पास लिमिटेड नहीं, एक्सपर्ट्स जो हैं आपके पास वो विभिन्न क्षेत्रों से जितनी भी संख्या में हो वो आ सकते हैं या वो ज्यादा मेंबरशिप होल्ड करते हैं कंपैरिजन टू प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट जो है वो था कि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन जो था प्लानिंग कमीशन में वो नहीं था, यानी इस स्टेट्स का पार्टिसिपेशन प्लानिंग कमीशन में नहीं था, जबकि नीति आयोग में स्टेट्स का पार्टिसिपेशन पूरी तरह से है। आपने देखा कि गवर्निंग काउंसिल जो है वो पूरा गवर्निंग काउंसिल स्टेट के पार्टिसिपेशन से ही फुलफिल हो रहा है। तो ये एक अंतर था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता था, जबकि इसमें नीति आयोग में स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता था। जो सबसे बड़ा अंतर था प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में कि प्लानिंग कमीशन स्टेट्स को ग्रांटिंग एड या फंड्स एलोकेट करती थी। यह आपको याद रखना है, जो सबसे बड़ा डिमेरिट था एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट,
ये पावर था प्लानिंग कमीशन का पहले, यानी कि प्लानिंग कमीशन के पास पावर था कि वो स्टेट्स को फंड और ग्रांट इन एड एलोकेट करेगी, मतलब प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, जबकि उस स्टेट का पूरे प्लानिंग कमीशन में कहीं कोई रोल या कहीं कोई मेंबरशिप नहीं है। यानी कि अब ऐसे समझो कि मान लो कि किसी स्टेट के सीएम का अगर प्लानिंग कमीशन के मेंबर से दोस्ती है तो उनको अच्छा पैसा मिल रहा है। अब मान लो किसी सीएम का प्लानिंग कमीशन के साथ अच्छा ट्यूनिंग नहीं है, उन्हें ग्रांट इन एड नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा हर्डल था जो हमारे डेवलपमेंट को ग्रास रूट तक पहुंचाने में पूरी तरह से बाधक रहा कि आप एलोकेशन ऑफ फंड जो है, यानी पैसे का बंटवारा, अगर ये पावर हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दें और जिसमें बाकी जिनको चाहिए पैसा उनका कोई रोल नहीं हो, तो वो आप समझ सकते हो कि पैसे का सही जगह पर उपयोग नहीं हो पाता था। तो एलोकेशन करने का जो पावर था प्लानिंग कमीशन का, ऐसा कोई पावर नीति आयोग को नहीं दिया गया। यानी नीति आयोग किसी प्रकार के पैसे का बंटवारा नहीं कर सकती है। जैसा स्टार्टिंग में ही हमने कहा, यह सिर्फ एडवाइस देने की एक बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस देती है केवल काम को लेके, ना कि फंड को लेके। यानी कि एलोकेशन ऑफ फंड यहां पर संभव नहीं है। यानी नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये एलोकेशन ऑफ फंड नीति आयोग नहीं करती है, जबकि प्लानिंग कमीशन आपका फंड्स का एलोकेशन किया करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा जाता है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच था, मतलब हम ऊपर दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहीं से हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसी दूर के राज्य में, मान लो तमिलनाडु में, या मान लो कर्नाटका में, मान लो कि हमारे बिहार में, यूपी में क्या स्थिति होगी। और नीति आयोग जो है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है कि हम नीचे से बात कर रहे हैं कि हमारे राज्य के सीएम, स्पेसिफिक रीजन के जो सीएम हैं वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ये बात ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर वो डिसीजन हो रहा है। यहां था टॉप टू बॉटम, यानी हम ऊपर से बात कर रहे हैं, नीचे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी दोनों में अंतर है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। अब आते हैं हम लोग इसके कंक्लूजन पर। कंक्लूजन पे आते हैं तो ऐसा समझा जाए कि प्लानिंग कमीशन का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी, बट धीरे धीरे वो इतनी पावरफुल हो गई और डोमिनेट करने लगी पॉलिसी के डिसीजन में। यानी गवर्नमेंट अगर चाह रही है कि कोई पॉलिसी बनाना, तो उस पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन में प्लानिंग कमीशन का 100% हस्तक्षेप रहा करता था, जिसके कारण कभी कभी इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि सुपर कैबिनेट या पैरेलल कैबिनेट या इकोनॉमिक कैबिनेट, ये सब वर्ड्स जो थे प्लानिंग कमीशन के साथ जुड़ते चले गए कि प्लानिंग कमीशन लाइक ए सुपर कैबिनेट काम कर रही है, या प्लानिंग कमीशन लाइक ए पैरेलल कैबिनेट और इकोनॉमिक कैबिनेट की तरह काम कर रही है। ऐसा भी क्रिटिसाइज किया गया कभी कभी कि प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारे फाइनेंस कमीशन को इंक्रोच कर ली है। जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, फाइनेंस कमीशन का काम है कि जितना टैक्स कलेक्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस टैक्सों का बंटवारा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। तो प्लानिंग कमीशन अपने प्लानिंग के द्वारा फाइनेंस कमीशन के भी पावर्स को और उसके फंक्शन को इनक्रोच करती चली गई। वैसे ही अगर हम बात करें तो ऐसा भी क्रिटिसाइज किया गया कि जो हमारा फेडरल सिस्टम था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग फेडरल मानते हैं अपने आप को, उस फेडरलिज्म पर यह इंक्रोचमेंट अपना करती चली गई। आपने देखा कंपोजिशन में कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का कोई रोल नहीं था, तो यह हमारे फेडरलिज्म पर आघात था कि हम फेडरल हैं तो किस तरीके से फेडरल हैं। जबकि नीति आयोग ने फेडरलिज्म को, जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माने सहयोग के भावना से फेडरलिज्म को अपनाया नीति आयोग ने, और सभी राज्यों के सीएम को या आपके यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मौका मिला गवर्निंग काउंसिल में, और वो लोग बैठकर वहां पर यह फैसला करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 5 ईयर प्लान, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो 5 ईयर्स प्लान हम लोग पढ़ेंगे।
एक एक करके सभी को। इसके साथ ही हम लोग अपना जो इकोनॉमिक हमारा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे WTO है आपके पास IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स है, ये सभी पर भी हम लोग का वीडियो अब लगातार सीरीज में आना शुरू हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।